बांग्लादेश के हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार बांग्लादेश में हिंसा बढ़ती जा रही। इससे पहले छात्र सड़क पर उतरे थे, वही छात्र सड़क पर उतरे थे जो मोहम्मद यूनुस के साथ थे और मोहम्मद यूनुस को जिन्होंने गद्दी पर बैठाने में मदद की थी। अब वो अलग मोर्चाबंदी कर रहे हैं, सेना अलग खेमों में बटी है और इसी बीच एक बाटा के शोरूम में लूटमारी बांग्लादेश में हो जाती है। अल्पसंख्यकों पर वहां और ज्यादा खतरा फिलहाल मंडरा जाता है। जरूर यह भी हो जाता है कि अभी पिछले दिनों बिम्स्टेक सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी और मोहम्मद यूनुस की एक वार्ता हुई थी जिसमें भारत ने अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा का मुद्दा उठाया था, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके की घटनाएं बांग्लादेश से चिंता पैदा करने वाली हैं। इसी खबर पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। सर, बांग्लादेश है कि हालात सुधरने के नाम नहीं ले रहे हैं। नहीं, तो घटना आप दिखा रहे हैं, आपने कहा कि सिर्फ बाटा का शोरूम, सिर्फ बाटे के शोरूम पे लूटमार नहीं हुई है। ये पिज्जा हट, केएफसी, बाटा, इन सब पे कल लूटमार हुई है। तो पाकिस्तान 2.0 कहते थे जिस तरीके से पाकिस्तान में लूटमारी होती थी। ठीक है, वहां आटा के लूटमारी होती थी, यहां बाटा के लिए हो रहा है। फर्क सिर्फ इतना है। और इनको पता है, इन बेवकूफों को किसी ने कह दिया कि ये जो केएफसी है या जो पिज्जा हट है या जो बाटा है ना, इजरायली ऑनर है, इसका इजरायली कंपनी है, इसलिए अच्छा, लूटने पहुंच गए। अच्छा, हाँ, इन्होंने ये पता नहीं लगाया, पता नहीं किस तरह के लोग हैं, इन्होंने एक गूगल पे साधारण सर्च तक नहीं किया कि ये इसके ऑनर कौन है, कौन इंडियन कंपनी है, कौन अमेरिकन कंपनी है। बस किसने कह दिया और लूटने चले आए। और आप देखिएगा तस्वीरों में, ये जो नीचे की तस्वीरें हैं वो केएफसी और पिज्जा हट वाली है जी, और ऊपर से जो एक और भेजी है वीडियो मैंने, उसमें देखिए कि बाटा का जो जूता है ना वो नीचे फेंक रहे हैं और सब लूट के भाग जा रहे हैं। ये हालत है बांग्लादेश के राजधानी की, ढाका मतलब की। देश के दूसरे हिस्सों की। हाँ, और देश के दूसरे हिस्सों की तो आप कल्पना ही कर सकते हैं। और ऐसे लोग जो जूते चोरी करते हैं या जो पिज्जा हट में पिज्जा चुरा के खा लेते हैं, केएफसी का चिकन उठा के लेके भाग गए, इनको लगता है कि ये दिल्ली के लाल किले पर ये इस्लामिक पताका लहराएंगे। इनको उम्मीद तो यही है कम से कम। ये बांग्लादेश में मैंने कई बार कहा है, हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं। अभी शेख हसीना का जो उनकी पूर्व प्रधानमंत्री थी, उनका कल एक बयान आया। उन्होंने कहा है कि इकोनॉमी बर्बाद कर दी इन लोगों ने, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कर दिया। विदेश नीति का जानकार कोई आदमी है ही नहीं पूरे सरकार में। छात्रों को विदेश नीति नहीं पता। हाँ सर, उस पर अलग से बात करेंगे, उस पर अलग से बात करेंगे, लेकिन इन हालातों पर अगर चर्चा करें और तो बिम्स्टेक में प्रधानमंत्री मोदी और यूनुस की मुलाकात हुई थी जिसमें यह मुद्दा अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का बहुत सीरियसनेस के साथ उठाया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी यूनुस हैं कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं कुछ। और सिर्फ अल्पसंख्यकों में सिर्फ हिंदू नहीं, बौद्धों की हालत वहां बहुत खराब है, ईसाइयों की हालत बहुत खराब है। तो ये ईसाई की हालत खराब है तो इसका मतलब कि यूरोप और अमेरिका के लिए भी एक चिंता की बात है। और अगर बौद्धों की हालत खराब है तो जो पड़ोसी देश म्यांमार हो या थाईलैंड हो या जितने भी बौद्ध कंट्री है, जापान हो, उनके लिए ये चिंता की बात है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ भारत के सिर्फ हिंदू मारे जा रहे, जो भी अल्पसंख्यक हैं उन सबके साथ ये हो रहा है। और एक ही धुन सवार है। वह कल ही एक खबर पढ़ रहा था बांग्लादेश से जुड़ी हुई, वहां पे खबर यह थी कि अल कायदा और इस्लामिक स्टेट दोनों पहुंच गए हैं बांग्लादेश और दोनों आपस में लड़ रहे हैं। अल कायदा क्यों? उस देश में अल कायदा अलग है और इस्लामिक स्टेट अलग है। हाँ, और अल कायदा का वहां प्रभाव बढ़े या इस्लामिक स्टेट का प्रभाव बढ़े, इसके लिए ये दोनों संगठन भी बांग्लादेश में लड़ रहे हैं। मतलब कि इस्लामिक रेडिकलाइजेशन नहीं हो रहा है, इस्लामिक रेडिकल ग्रुप्स के बीच आपस में भी झगड़े शुरू हो गए हैं वहां पे। ये हालत है बांग्लादेश की। और ये भारत फतह का सपना देखने दीजिए। और ये जो मोहम्मद यूनुस है, ये विदेश नीति का जानकार नहीं है, ये एनजीओ चलाता था और एनजीओ पैसे लाया, उसने ग्रामीण बैंक खोला है। और ये विदेश नीति बस जो हम जैसे साधारण लोग जो बेसिक समझते हैं ना, वही कि पाकिस्तान को आकर एक पोर्ट दे दूंगा और चाइना को बुलाकर एक पोर्ट दे दूंगा, पता चलेगा कि बस हो गया, मेरा भारत को कंट्रोल कर लेंगे। ऐसा नहीं है। मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा जो कि एक बांग्लादेशी ब्लॉगर ने बनाया है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उसे लगा लेंगे और देखिएगा। उस बांग्लादेशी ब्लॉगर ने
यूनुस सरकार के पूरे प्लान को ग्राफिक्स के जरिए दर्शाया है कि कैसे भारत और बांग्लादेश में जब युद्ध होगा तो बांग्लादेश की सेना क्या करेगी, वो पूरा। सर आप ऐसे ही समझा दीजिए, क्योंकि किसी दूसरे का वीडियो चलाएंगे तो कॉपीराइट का इश्यू आता है। नहीं, वो क्या है कि वो एक साधारण, वो मतलब प्रोफेशनल नहीं है, उसने ऐसे ही एक वीडियो बनाया है, बांग्लादेश का वो है, सपोर्टर है सिर्फ। और उसमें यह दिखा रहा है कि कैसे पहले तो नॉर्थ से लड़ाई होगी तो हम भारत का चिकन नेक काट देंगे, और उसके बाद हम म्यांमार के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लेंगे, और फिर कलकत्ता की तरफ बढ़ जाएंगे और आसाम पूरा कब्जा कर लेंगे। ये एक ग्राफिक्स के जरिए उसने बताया है, वो किसी चैनल का नहीं है और एक साधारण से आदमी ने बनाया है, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें किस तरह का कोई कॉपीराइट का इशू होना चाहिए। वो समझने में एक जहनियत समझने में आसानी होती है कि एक आम जो कट्टरपंथी बांग्लादेशी है उसके जहन में क्या चल रहा है, और वो खतरनाक है। और इस तरह अगर लूटमार की घटनाएं हो रही है और ट्रांसपोर्ट बसों को जलाया जा रहा है, जब देश के अंदर ये अराजकता है तो ऐसा देश दूसरे देशों पर आक्रमण करके कब्जा कर लेगा, ये सोचना ही शेख चिल्ली वाली सोच है। ये है वहां के हालात। अब बांग्लादेश के बारे में तो फिलहाल दुनिया में कोई बात नहीं कर रहा, सिवाय हमारे भारत के। कोई नहीं बात कर रहा उनके बारे में। हर किसी को पता है कि वो एक रोग स्टेट बनता जा रहा है, जहां किसी तरह का कोई सिस्टम नहीं है, किसी के कंट्रोल में पूरा सिस्टम नहीं है। सर एक आखिरी सवाल, आप बता जी। भारत सीधे तौर पर तो कुछ नहीं कर रहा है सामने आकर, लेकिन भारत अपने अल्पसंख्यकों के हितों के लिए वहां क्या कर रहा है वो भी समझना चाहूंगा मैं आपसे, और बांग्लादेश का भविष्य क्या है वो भी समझना चाहूंगा। जिस तरीके से एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चीन को भी आप लेकर आ रहे हैं अपने देश में, भारत से भी दुश्मनी लगातार मोल ले रहे हैं। नहीं, एक बात मैं साफ साफ कहता हूं कि बांग्लादेश के भविष्य के बारे में आपकी गारंटी है कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार नहीं रहने वाली। वहां दो ही तरह के फोर्सेज हैं। एक तो जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने एक अपनी पार्टी बनाई है जिसका नाम फ्रेटर्निटी पार्टी है, ठीक है, और दूसरा है वो लोकतांत्रिक दल, चाहे बेगम खालिदा जिया का हो या शेख हसीना का हो। आने वाले तो यही दो ऑप्शंस हैं। ये तो एक थोड़े दिन के लिए कार्यकारी प्रधानमंत्री भी नहीं, एडवाइजर बनाए गए थे अंतरिम सरकार के। इन्होंने खुद को हेड ऑफ स्टेट समझ लिया, टेक्निकली ये हेड ऑफ स्टेट नहीं है, ये एडवाइजर है, ये एडवाइस देने के लिए बुलाए गए थे, और ऐसा कोई संवैधानिक पद है नहीं कि पूरा देश चला रहे हो। तो ये जिस दिन हटेंगे उस दिन बहुत कुछ ऊपर नीचे हो, क्योंकि इनकी किसी से नहीं पट रही, न उन छात्रों से पट रही है, अन्य लोकतांत्रिक नेताओं से पट रही थी। ये जो भी पॉलिसी बनाते हैं या चाहे जिससे मिलते हैं, चाइना में जाके क्या कहते हैं, पाकिस्तान में क्या कहते हैं, उसका कोई महत्व नहीं, क्योंकि सामने वाले देश को पता है कि ये 5-6 महीने के लिए है, बस इससे ज्यादा है भी नहीं है। अगर सब कुछ ठीक भी रहा फिर भी 5-6 महीने के अंदर इनको चुनाव कराना होगा, और जिस तरह की स्थिति हो सकता है 6 महीने से पहले अगर इनको हटाया जाए, क्योंकि जो अराजकता है वो साफ दिख रहा है। ठीक है सर जी। तो जिस तरीके के हालात हैं बांग्लादेश में वो लगातार खराब होते जा रहे हैं और आने वाले भविष्य के लिए भयानक हैं, भयावह हैं, क्योंकि एक तरफ वो आईएसआई की अभी एंट्री बांग्लादेश में करवा रहे हैं, दूसरी तरफ चाइना को भी व्यापार करने के लिए बुला रहे हैं। टारगेट करना इन्हें भारत को है, लेकिन भारत को बांग्लादेश जैसा पिद्दी सा देश और ये कार्यकारी प्रधानमंत्री कहें या फिर एडवाइजर कहें मोहम्मद यूनुस, ये भारत को काउंटर नहीं कर पाएंगे, भले ही चाइना के साथ मिलकर कितनी भी कोशिश कर लें। अब देखना होगा कि जिस तरीके से बांग्लादेश आगे बढ़ रहा है उस पर भारत का अगला मूव क्या होगा। पंकज जी बहुत बहुत शुक्रिया आपको आपका खबर के साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।